वो दिन था 26 नवंबर 1922 का, जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होवर्ड कार्टर ने लॉर्ड कार्नरवॉन के साथ एक मिस्टीरियस टॉम्ब को डिस्कवर किया जो करीब 3000 सालों से दुनिया की नजरों से बचा हुआ था। जब होवर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नरवॉन ने उस टॉम्ब को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो टॉम्ब के भीतर का नजारा चौंका देने वाला था। उन्होंने देखा कि पूरा टॉम्ब सोने से बनी चीजों से भरा हुआ था। होवर्ड कार्टर की ये डिस्कवरी एशियंट इजिप्टियन के बारे में अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, जिसे पूरा करने में उन्हें कई साल लग गए। और ये टॉम्ब था इजिप्ट के फेरो यानी किंग टूटनखामुन का। द इनविंसिबल की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, किंग टूटनखामुन का टॉम्ब हजारों किस्म की सोने की चीजें जैसे कि गोल्डन टेम्पल्स, स्टेच्यूज, आभूषण, वेपन्स, कपड़े और कई कलाकृतियों से भरा पड़ा था। इतना ही नहीं, किंग टूटनखामुन की मम्मी को भी बड़ी महारत से प्रिजर्व किया गया था। किंग की मम्मी को 3 कॉफिन से कवर किया गया था, जिनमें से सबसे भीतर का कॉफिन प्योर गोल्ड से बना हुआ था। बाहर की दोनों कॉफिन लकड़ी से बनाए गए थे और उन पर सोने की परत और कीमती पत्थर चढ़े हुए थे। पहली बार एशियंट इजिप्ट के समय का कोई शाही मकबरा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में इंटैक्ट पाया गया था। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि किंग टूटनखामुन के टॉम्ब की डिस्कवरी के बाद रहस्यमय तरीके से एक के बाद एक लोगों की मौत होने लगी जो टॉम्ब की डिस्कवरी में जुड़े हुए थे। इसलिए किंग टूटनखामुन की कब्र को शापित माना जाता है, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जब होवर्ड कार्टर ने टूटनखामुन के ताबूत को खोला तो उससे टूटनखामुन की मम्मी के साथ लिपटे हुए 2 खंजर मिले। पहला खंजर किंग टूटनखामुन के पेट के पास लपेटा गया था और एक खंजर प्योर गोल्ड से बना हुआ था। साथ ही इसे बेहद खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। दूसरा खंजर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक मिस्ट्री थी, क्योंकि वह लोहे से बना हुआ था। लोहे के बने इस खंजर का हैंडल सोने से बना हुआ था। लेकिन सवाल ये था कि लोहे का खंजर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए मिस्टीरियस क्यों था? दरअसल ब्रॉन्ज एज के दौरान लोहे से बना वेपन मिलना काफी अजीब था, क्योंकि उस दौर में लोहे की कीमत सोने से भी ज्यादा थी। एशियंट इजिप्टियन उस दौर में सिर्फ कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड का ही यूज किया करते थे। लोहे का आविष्कार एशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन के समय से बहुत बाद में हुआ। लोहे को गलाने का पहला प्रमाण पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का है, जो टूटनखामुन के शासन काल के लगभग आधी सहस्त्राब्दी बाद का है। सरप्राइजिंगली किंग टूटनखामुन के टॉम्ब से मिला ये लोहे का खंजर बहुत ही हाई क्वालिटी का था। एशियंट इजिप्टियन को लोहे के बारे में और उस पर काम करने के तरीके के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो लोहे से इतनी डेलिकेट और वेल मैन्युफैक्चर्ड कलाकृति कैसे बना सकते थे, जिसके बारे में उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दरअसल एशियंट इजिप्टियन इस खंजर के निर्माण का श्रेय नहीं ले रहे थे, इसके बजाय वो उसे गिफ्ट फ्रॉम गॉड्स यानी देवताओं की ओर से उपहार बताते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि खंजर वास्तव में किसी और ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन से किंग टूटनखामुन को गिफ्ट में मिला था? वरना ब्रॉन्ज एज में इस तरह का नायाब लोहे का खंजर कैसे बनाया जा सकता है? डेनियला कोमेली, जो कि पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में एक फिजिसिस्ट है, उसने बताया कि आयन यानी लोहे का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, करीब 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से पुराने जमाने के लोग रॉ मेटल्स को इतना गर्म ही नहीं कर पाते थे कि उससे लोहा निकाला जा सके, और लोहे से हथियार बनाना तो दूर की बात है। रिसर्चर्स जो मानते थे कि एशियंट इजिप्टियन के समय से पहले एडवांस्ड एशियन सिविलाइजेशन एक्सिस्ट करती थी, उन्होंने इस खंजर को आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट के लिस्ट में शामिल किया। लाजमी था कि इजिप्टोलॉजिस्ट ने आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट की थियरी को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने किंग टूटनखामुन के लोहे के खंजर का एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने बताया कि एशियंट इजिप्टियन मेटियोराइट
यानी उल्का पिंड से मेटल्स निकाला करते थे और उन मेटल से खंजर बनाते थे। लेकिन इस थियरी पर भी कई सवाल खड़े हुए, जैसे कि इतिहासकारों के अकॉर्डिंग ब्रोंज एज में इजिप्टियन के पास मीटियोराइट से मेटल निकालने की टेक्निक नहीं थी। गिरे हुए मीटियोराइट में लोहा जरूर हो सकता है, लेकिन वह लोहा एक जगह कलेक्ट नहीं होगा बल्कि पूरे मीटियोराइट में फैला होगा, जिससे लोहे का पता लगाना काफी हद तक डिफिकल्ट हो जाएगा। एडवांस्ड टेक्निक के बिना इससे निकालना तो बहुत दूर की बात है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि एशियंट इजिप्टियन मीटियोराइट से किसी तरह मेटल निकाल सकते थे, तो उन्होंने अलग किए हुए मेटल से खंजर कैसे बनाया होगा, क्योंकि यह भी उनकी कैपेसिटी से परे था। रिसर्चर्स इस बात से हैरान थे कि खंजर पूरी तरह स्मूथ था और उस पर हथौड़े का कोई निशान नहीं था। खंजर की एजिस बहुत ही प्रिसाइज थी और उस वक्त में जो ट्रेडिशनल मेटल वर्किंग टेक्निक्स यूज की जाती थी उसका भी कोई संकेत नहीं था। साल 1994 में खंजर की ब्लेड का एक्सरे फ्लूरोसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से एनालिसिस किया गया, जिससे पता चला कि यह खंजर नॉर्मल मीटियोराइट से पाए जाने वाले लोहे से नहीं बना था। जिस मिश्र धातु से इसे बनाया गया था वो काफी कॉम्प्लेक्स और टिकाऊ थी, जिसमें 89% लोहा था और बाकी के 11% में निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम था। निकल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इस खंजर को जंग भी नहीं लगा था। इस तरह के कॉम्प्लेक्स मिश्र धातु को बनाने के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल्स की जरूरत होती है, जिसे इंसानों ने हजारों सालों के बाद डिस्कवर किया था। तो क्या यह खंजर किसी पुरानी और एशियंट इजिप्टियन से भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन की विरासत हो सकता है? क्या फिर शायद इजिप्ट का दौरा करने वाले किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का गिफ्ट? सवाल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि टूटनखामुन का खंजर ही टॉम से पाई गई एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसे रिसर्चर्स और एक्सपर्ट समझ नहीं पा रहे थे। दरअसल किंग टूटनखामुन के टॉम में सोने, चांदी और अलग अलग किस्म के कीमती रत्नों से सजा हुआ एक नेकलेस भी था। इस नेकलेस में एक मिस्टीरियस ग्रीनिश और येलोइश पत्थर बड़ी महारत से सजाया गया था। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि एक खूबसूरत पत्थर चेलेडोनी है, जो कि एक नॉर्मल किस्म का जेमस्टोन है। लेकिन जब टूटनखामुन के खंजर की मिस्ट्री ने रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स को हैरत में डाल दिया, तो रिसर्चर्स ने किंग टूटनखामुन के टॉम से मिलने वाली सभी चीजों की बारीकी से रिसर्च करना शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर नेकलेस में पाया गया वो पत्थर चेलेडोनी से नहीं बनाया गया था, लेकिन एक ऐसे मटेरियल से बनाया गया था जो उस वक्त में मौजूद ही नहीं थी, और वो मटेरियल था डेजर्ट ग्लास, यानी रेगिस्तानी ग्लास। जी हाँ, नेकलेस के बीचों बीच जड़ा हुआ ग्रीनिश येलो कलर का वो पत्थर वास्तव में पत्थर नहीं था, बल्कि कांच का एक टुकड़ा था। डेजर्ट सिलिका ग्लास को पहली बार 1945 में ट्रिनिटी टेस्ट के बाद खोजा गया था। ट्रिनिटी टेस्ट दरअसल दुनिया के इतिहास में न्यूक्लियर बम का पहला विस्फोट था। ये विस्फोट न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में किया गया था, जिसकी वजह से रेगिस्तान में 300 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा गड्ढा बन गया था। लेकिन साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि गड्ढे के भीतर की रेत ग्रीनिश ग्लास की चमकती हुई एक परत में तब्दील हो गई। इसका मतलब साफ था कि न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से टेम्परेचर 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा ऊपर उठा, जो कि रेत को कांच में पिघलाने के लिए काफी था। इसी वजह से प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स ने माना कि किंग टूटनखामुन के नेकलेस में मिला एक कांच का टुकड़ा यूनिक है और ये हमारी पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाया गया था। इस वजह से इस कांच के टुकड़े को ट्रिनिटाइट नाम दिया गया, जो कि ट्रिनिटी टेस्ट से इंस्पायर था। लेकिन कुछ
कुछ समय बाद मिस्टीरियसली वही ट्रिनिटाइट लीबिया के रेगिस्तान में बड़ी मात्रा में खोजा गया। रिसर्चर्स ने जिस तरह टूटनखामुन के खंजर को मीटियोराइट की थियरी से एक्सप्लेन किया था, उसी तरह लीबिया के रेगिस्तानी कांच को भी सेम थियरी से एक्सप्लेन किया। साइंटिस्ट ने दावा किया कि मीटियोराइट स्ट्राइक की वजह से लीबिया के रेगिस्तान की रेत पिघलकर कांच बन गई और ट्रिनिटाइट जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ होगा। लेकिन इस थियरी में एक समस्या थी। लीबिया के रेगिस्तान से जो कांच मिला था वो पूरी तरह से प्योर कांच था। उसमें किसी किस्म की और कोई मेटल नहीं पाई गई थी। वास्तव में अगर इस कांच का फॉर्मेशन मीटियोराइट की वजह से हुआ होता तो कांच में लोहे और अन्य मिनरल्स के टुकड़े होते, जो कि नहीं थे। उसके अलावा जब मीटियोराइट धरती से टकराता है तो उस वजह से जमीन में गहरा गड्ढा बन जाता है। लेकिन जहां से ये कांच के टुकड़े मिले हैं उस एरिया में कोई सैटेलाइट इमेजनरी यूज करने के बाद भी गड्ढा नहीं देखा गया। एक और थियरी के अकॉर्डिंग लीबिया के रेगिस्तान में मिले कांच के टुकड़े का निर्माण लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली के गिरने की वजह से हुआ होगा। लेकिन जब बिजली गिरती है तब वो जमीन के छोटे एरिया को ही अफेक्ट करती है। लेकिन लीबिया के रेगिस्तान में मिले कांच के टुकड़े काफी बड़े एरिया में पाए गए हैं, जो लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली गिरने की वजह से तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या यह पॉसिबल है कि टूटनखामुन के टॉम से मिलने वाला ये नेकलेस भी देवताओं के द्वारा बनाई गई चीजों का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जैसे किंग टूटनखामुन का खंजर बनाया गया होगा? क्योंकि केवल देवता ही रेगिस्तान के इतने बड़े हिस्से को पिघलाकर कांच के टुकड़ों में बदलने के लिए इतना शक्तिशाली विस्फोट करने में सक्षम थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इजिप्टियंस अपने देवताओं की पूजा करते थे और उन्हें इतिहास में सबसे धार्मिक समाजों में से एक माना जाता था। क्या आप उन देवताओं की पूजा नहीं करेंगे जिनके पास आपसे अधिक उन्नत शक्तियां हैं, शक्तियां जो इतनी अविश्वसनीय लगती थी कि उन्हें केवल अलौकिक और जादू ही माना जा सकता था? सवाल यह है कि ये देवता कौन है जिन्होंने हम इंसानों को विभिन्न उपहार दिए और एशियन सिविलाइजेशन के विकास को बढ़ावा दिया, और वे कहां से आए हैं? क्या वे हमारी पृथ्वी पर पाए गए मेगालिथ स्ट्रक्चर जैसे कि गिसा के पिरामिड, बोस्नाई पिरामिड, टीओटीहुआकन और अन्य सभी जायंट स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है? या फिर शायद ये सारे स्ट्रक्चर्स और किंग टूटनखामुन के टॉम से मिलने वाली सभी चीजें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की वजह से नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड एशियन सिविलाइजेशन की बदौलत थी जो हमारी पृथ्वी पर विकसित हुई थी? आखिरकार हमारा इतिहास मानता है कि हम इंसान पहले से कहीं अधिक बुद्धिमान और एडवांस्ड है। लेकिन जब हम प्राचीन कलाकृतियां और स्मारक देखते हैं तो यह प्रतीत होता है कि आज के इंसानों से भी ज्यादा अधिक बुद्धिमान और एडवांस सिविलाइजेशन पास्ट में कभी एग्जिस्ट करती होगी, जिन्होंने ऐसी कलाकृतियों और संरचनाओं का निर्माण किया जो आदिम मनुष्य कभी नहीं कर सके। शायद यह एडवांस सिविलाइजेशन समय के साथ अधिक विकसित हुई होगी और अंत में स्वयं नष्ट हो गई और पीछे छोड़ गए पत्थर की बने स्ट्रक्चर्स जिन्हें आज हम देखते हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन के उसी रास्ते पर जा रहे हैं? हमारी टेक्नोलॉजी जबरदस्त प्रोग्रेस कर रही है, जबकि हमारा आध्यात्मिक और मानसिक विकास कम हो रहा है। क्या यह टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस उस सभ्यता के लिए खतरनाक हो सकती है जो अभी भी अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए युद्ध और हिंसा का सहारा लेती है? उम्मीद है कि मॉडर्न साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट एशियन डिस्कवरीज के रिलेटेड सभी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। कंट्रोवर्शियल फाइंडिंग्स को दबाने के बजाय उन्हें उसकी अधिक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और सभी पॉसिबिलिटीज के लिए रेडी रहना चाहिए। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए ताकि हम इसे ना दोहराए। जैसा कि यूएस के 26वें प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा, जितना अधिक हम अतीत के बारे में जानेंगे
आप भविष्य के लिए उतना ही बेहतर तैयार होगे। तो दोस्तों, उम्मीद है बी इनविंसिबल की ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसे भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। हमें आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।